बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान लिस्बन पुर्तगाल से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इस वक्त लिस्बन में मौजूद हूँ और दोबारा लिस्बन आया हूँ पुर्तगाल में ऑफ़िस के काम के सिलसिले में। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो यकीनन वीज़ा हासिल करने में आपकी बड़ी मदद करेंगी, चाहे वो यूरोप का वीज़ा हो यानी शेंगन स्टेट्स के किसी भी कंट्री का, यूके का हो और ख़ास तौर पे कनाडा का। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, करेंसी जो है वो रोज़ बरोज़ डिवैल्यू होते जा रही है। और एक सर्वे की रिपोर्ट जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले देखी, जिसको देख के मुझे बड़ी एक मेरे लिए भी एक शॉकिंग और ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि 90% से ज़्यादा 94% लोग जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान से जो हालात चल रहे हैं और जो मईशत का हाल चल रहा है, लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आपको पता है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारा ऑफिस जो है वो एक फर्म हमारी नीदरलैंड में मौजूद है, इसके अलावा पुर्तगाल में भी है, लिस्बन में, और मुख्तलिफ इमिग्रेशन वीज़ा वगैरह की जो सर्विसेज है वो हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, इमिग्रेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, स्पाउस वीज़ा हो, उस हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और काफ़ी लोग जो मुझसे रब्ता करते हैं उनके जहन में ये होता है, अब आप उनकी कुछ कम मालूमात समझ लें या नाअहली समझ लें उन लोगों की, या उनको पता नहीं होता कि सवाल किस तरीके का पूछना चाहिए। वो ये पूछते हैं कि वकार भाई ये बताइए कि जर्मनी का वीज़ा कितने का है, फ्रांस का वीज़ा कितने का है, और इटली का वीज़ा कितने का, कनाडा का वीज़े के कितने पैसे देंगे आप, और आपके पास कौन कौन से वीज़े मौजूद हैं। इस तरह के लोग सवालत करते हैं। अब इस तरह के जब लोग सवालत कर रहे होते हैं तो उनकी मेंटलिटी से ये अंदाज़ा होता है कि लोग समझते हैं कि जैसे ये वीज़े नहीं हो गए, ये किसी सब्ज़ी वाले का ठेला है कि आप उसके पास जा रहे हैं, उसे पूछ रहे हैं बताएं मैं भिंडी क्या किलो है, आपके पास आलू क्या किलो है, प्याज क्या किलो है, टमाटर क्या किलो है, गोभी क्या किलो है। इस तरह मतलब ये कोई मतलब वीज़े जो है भाई, ये कोई मार्केट में रखी हुई या किसी शोकेस में रखी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे आप जाके ख़रीद लेंगे। वीज़ा जो अप्लाई करने का एक प्रोसेस है, और जो वीज़ा अप्लाई किया जाता है वो किसी मुल्क की एम्बेसी या कॉन्सुलेट में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। वीज़े कहीं से जाके आपने ख़रीदने नहीं पड़ते, बाकायदा उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, बाकायदा आपने उसके लिए एक अपॉइंटमेंट बनानी होती है, फ़ीस जमा करवानी होती है, आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बायोमेट्रिक्स होते हैं, फिर आपका वीज़ा अप्लाई होता है। चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो किसी शेंगन स्टेट में का हो, पुर्तगाल का हो, हॉलैंड का हो, जर्मनी का हो, यूके का हो, कहीं का भी, उसका एक प्रोसेस है। और क्योंकि बहुत से लोगों को ये इल्म नहीं है, तो बहुत से लोग बहुत जल्दी ये जो एजेंट टाइप के लोग होते हैं उनके ट्रैप में आ जाते हैं। बहुत से पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट हैं उनके ट्रैप में आते हैं, वो कहते हैं हम आपके खुद ही डॉक्यूमेंट बना के ना वीज़ा अप्लाई कर देंगे। ये पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है इस तरीके से, यानी कि 2 नंबरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, फेक काम बहुत हो रहे हैं। तो ये आजकल पाकिस्तानी मेरे को, मैं कंसल्टेंट हूँ, रोज़ाना ही लोगों से मेरा रब्ता होता है, तो वो अपनी मुश्किलात मेरे सामने बता रहे होते हैं, और बहुत से लोग तो वो होते हैं जो लूट कर आ चुके होते हैं। सही है? तो आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, आप देखें, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे पुर्तगाल का हो, जर्मनी का हो, हॉलैंड का हो, इटली का हो, ग्रीस का हो, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और कनाडा के वीज़े के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और चाहे आप पाकिस्तान में रह रहे हो, चाहे आप रह रहे हो, इसके अलावा आप जो है वो गल्फ़ के किसी कंट्रीज़ में रह रहे हो, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत वगैरह में, मलेशिया में, अगर ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करते हैं तो फिर आप वीज़ा अप्लाई खुद भी कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट के पास भी जा सकते हैं। पहले तो कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ काम है ना वो खुद भी करना सीखें। जब कुछ समझ में नहीं आए तो फिर आप किसी कंसल्टेंट से या किसी अच्छे लॉयर से रब्ता करें जो आपका केस प्रोसीड करे। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि शेंगन वीज़ा जितने भी 29 कंट्रीज है शेंगन रीजन के अंदर, क्योंकि इस साल से रोमानिया और बल्गारिया भी इसमें शामिल हो चुके हैं, तो फिर 29 कंट्रीज़ का एक जोन कंप्लीट हो चुका है। और आइंदा आने वाले कुछ सालों में साइप्रस जो है, ग्रीक साइप्रस, वो भी जो है वो शेंगन स्टेट में शामिल हो सकता है। इस तरीके से अगर वो शामिल हो गया तो फिर 30 कंट्रीज हो जाएंगे। और आयरलैंड रिपब्लिक जो है वो ना पहले शेंगन स्टेट में शामिल हुआ था, ना आइंदा होगा, ना उसके कोई चांसेस नजर आ रहे हैं, ना उन्होंने इसके लिए कोई अप्लाई किया था। तो अब जो रिक्वायरमेंट्स मैं बता रहा हूँ, आपने सबसे पहले करना है कि जो बुनियादी चीज़ है, आपका जो पासपोर्ट है, आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे थे। इसके अलावा फिर जो दूसरी बुनियादी चीज़, आपके पास पासपोर्ट साइज पिक्चर होना चाहिए, 35 mm बाई 45 mm वाइट बैकग्राउंड के साथ ये होना चाहिए। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ चाहिए कि आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी अच्छी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है, 60,000 है, 20,000 रुपये, तो आप वीज़ा अप्लाई करें। इस तरह के लोग तो वीज़ा अप्लाई ना करें तो बेहतर है, पैसे ज़ाया होंगे। वो लोग जिनकी सैलरी 80,000 रुपये से ज़्यादा है और उनकी कुछ कंट्रीज़ की 3-4 कंट्रीज़ की ट्रेवल हिस्ट्री है, तो वो वीज़ा अप्लाई करें। ये वरना वो लोग जिन लोगों की तनख्वाह 1 लाख रुपये से ज़्यादा है
और अगर ट्रेवल हिस्ट्री है तो सही है, नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। फिर वो जिनकी 1 लाख रुपये से ज़्यादा है, अगर वो ब्लैंक पासपोर्ट पे भी अप्लाई करेंगे, फ्रेश पासपोर्ट पे, तो फिर लगने के चांसेस मौजूद है। इसके अलावा फिर आपके पास कंपनी का एनओसी होना चाहिए, 6 महीने की सैलरी स्लिप लगानी है आपने, और इसके साथ आपके जो 2 साल का टैक्स रिटर्न है, यानी कि वो 2 साल का टैक्स रिटर्न भी ऐसा होगा उसमें आपकी 2 साल की सैलरी डिक्लेयर नज़र आना चाहिए। सही है। और फिर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस जो वो 10 से 15 लाख रुपए का है। ये हो गई चीज़ें आपके पास। और इसके साथ फिर आपने, अगर आप कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में मेरे भाई, तो उनके लिए ये कि उनके टैक्स रिटर्न बहुत अच्छे होने चाहिए। कारोबारी आदमी की जो इनकम है ना, उसके वो टैक्स रिटर्न से, क्योंकि सैलरी वाला तो अपनी सैलरी से शो कर देता है, एनओसी से, टैक्स रिटर्न से, कि मेरी सैलरी देखें डिक्लेयर्ड है, और अपने सैलरी स्लिप से, बैंक स्टेटमेंट से कि देखें मेरी सैलरी हर महीने इतनी मेरे अकाउंट में आ रही है। लेकिन जो कारोबारी आदमी है उसको अपनी जो इनकम की जस्टिफिकेशन देने के लिए टैक्स रिटर्न का बहुत अच्छा ज़रूरी, कम से कम आपके यूँ समझें कि 12 लाख रुपए तक के जो नहीं, आपकी तमाम तर अखराजात निकालने के बाद आपकी जो टोटल इनकम जो नहीं है की, जो प्रॉफिट है वो आपके 12-13 लाख रुपए से ज़्यादा शो होना चाहिए शेंगन वीज़े के लिए। इसके अलावा आपके पास एनटीएन नंबर तो होता ही है। जो शख्स, जाहिर सी बात है, जो अपना टैक्स रिटर्न जमा करवाता है तो बगैर एनटीएन नंबर के वो अपना टैक्स जमा नहीं करवा सकता, वो होता है। इसके अलावा आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन लेटर, किसी के पास अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तो वो, या एसईसीपी का है वो भी चल जाएगा, और अगर वो नहीं है तो उसके बगैर भी काम चल जाता है। सही है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर बनवा लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पाकिस्तान में हर कोई बनवा सकता है। सही है, ये है कारोबारी आदमी के लिए। अब मेरे जो भाई रहते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, तो उनकी भी सैलरी दोस्तों अच्छी होनी चाहिए। जो रह रहे हैं लोग सऊदीया में, उनकी 5,000 सऊदी रियाल या 4,000 सऊदी रियाल से ज़्यादा उनके अकाउंट में आना चाहिए। 15 से 20,000 सऊदी रियाल उनके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, और एनओसी होना चाहिए। और एनओसी वो होना चाहिए जो सऊदीया में रहने वालों को एनओसी चाहिए, लेकिन वो एनओसी वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट होती है, उस पर एक बार कोड लगा दिया जाता है, तो फिर वो एनओसी वैलिड होती है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और उसके साथ और भी कुछ चीज़ें चाहिए, री एंट्री वीज़ा, जिसे एंट्री की वीज़ा कहते हैं, वो भी चाहिए होता है। तो सऊदीया में रहने वालों के लिए बुनियादी चीज़ें ये हैं, ये सैलरी जो होनी चाहिए। इसी तरीके से ये यूएई में रहने वाले हैं, उनकी सैलरी भी 4-5 हज़ार दरहम से ज़्यादा आना चाहिए उनके अकाउंट में, एनओसी होना चाहिए। 15 से 20 हज़ार उनके अकाउंट के अंदर जो है वो क्लोजिंग बैलेंस हो, 15 से 20 हज़ार दरहम। सही है। और सऊदीया में, सॉरी, यूएई में रहने वाले और बाकी ममालिक, कतर, कुवैत वगैरह में रहने वालों को, उनको अपनी एनओसी को जो है अटैच नहीं करवाना पड़ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो वो उसके बगैर भी हो जाती थी, काम चलता है। इसके अलावा जो मेरे भाई कतर में रह रहे हैं, उनकी सैलरी 4 या 5 हज़ार कतरी रियाल से ज़्यादा उनके अकाउंट में आने चाहिए, और 15 से 20 हज़ार क्लोजिंग बैलेंस होने चाहिए कतरी रियाल उनके अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में आना चाहिए, प्लस कंपनी का एनओसी मौजूद हो। अब वो मेरे भाई जो बहरीन में रहते हैं, तो उनकी, और या रहते हैं कुवैत के अंदर, तो उनकी 400 या 500 बहरीनी दिनार, या 400 या 500 कुवैती दिनार से ज़्यादा सैलरी उनके अकाउंट में आनी चाहिए। 1,500 से 2,000 बहरीनी दिनार उनके अकाउंट में मौजूद होना चाहिए, कंपनी के एनओसी मौजूद हो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओमान में जो है, अगर आपकी सैलरी 400 या 500 ओमानी रियाल से ज़्यादा सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो, कंपनी का एनओसी मौजूद है, और 1,500 से 2,000 ओमानी रियाल आपके अकाउंट में मौजूद है, तो फिर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कीजिए। ये जो चीज़ें फ्रेंड्स मैंने बताई हैं ना दोस्तों, आपको भाइयों, और जो व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये बताइए मैंने शेंगन वीज़े के लिए। अगर आप अपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपका इनकम का प्रोफाइल भी अच्छा होना चाहिए, और ट्रेवल हिस्ट्री भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके बगैर भी हो जाएगा, मामला चल जाते हैं। हम लोगों के बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि इनके हमने कनाडा के और शेंगन वीज़े अप्लाई करते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि हमारी डेली प्रैक्टिस होती है ये, तो उनके लग जाते हैं। लेकिन उनका फिर इनकम का प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान में आपकी सैलरी 1,40,000 रुपये से ज़्यादा, 1,30,40,000 रुपये से ज़्यादा आना चाहिए, और आपके फिर अकाउंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस भी 20 से 25 लाख रुपए के दरमियान होना चाहिए से। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं, तो फिर आप ये समझें कि तकरीबन 18 लाख रुपए से ज़्यादा जो नहीं आपकी पूरे साल की नेट इनकम शो हो रही हो, एक्सपेंडिचर निकालने के बाद टैक्स रिटर्न से। सही है, जिसे जब आप चालान वगैरह जमा करवाएं, उसमें चालान तो आपको जमा करवाना पड़ेगा, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं। 1.5-2 लाख रुपए आपको जमा करवाना पड़ सकता है, लेकिन उससे आपके भी 2 साल के टैक्स रिटर्न अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग मेरे भाई भी कुवैत में रह रहे हैं और बहरीन में रह रहे हैं, उनकी भी सैलरी तकरीबन 700-800 बहरीनी दिनार से या कुवैती दिनार से ज़्यादा उनके अकाउंट में हो। कतर में जो रह रहे हैं और सऊदी में रह रहे हैं, तो कतरी या सऊदी रियाल उनके अकाउंट में जो है वो तकरीबन 7-8 हज़ार से ज़्यादा सैलरी उनके अकाउंट में आ रही हो। और अगर जो सऊदीया में रह रहे हैं, तो 7-8 हज़ार सऊदी रियाल से ज़्यादा उनके अकाउंट में आ रही है, तो फिर वो कनाडा का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपको फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, नाज़रा का जो बना हुआ था। उसके अलावा आपको फिर, अगर आप बच्चे भी हैं आपके साथ, तो फिर आपको अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें आपके बीवी बच्चों की पिक्चर लगी होती है और उनकी डिटेल्स लिखी होती हैं।
इसके अलावा आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। अगर शेंगन वीज़ा अप्लाई करें तो 30,000 यूरो की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है आपको का ऑल कवरेज। और इस तरीके से अगर कनाडा का अप्लाई करें तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा तो उसमें भी आप एक ट्रेवल इंश्योरेंस लगाइए। इसके अलावा फ्रेंड्स और जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको पता है कि ईज़िली बन जाती हैं। जैसे FRC है, MRC है, शनाख्ती कार्ड, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। जो मेन जो चीज़ें हैं वो यही है कि आपके जो इनकम का डॉक्यूमेंट अच्छा होना चाहिए। साथ में आपको एक एयरलाइन टिकट की जो रिजर्वेशन है वो लगानी पड़ती है। होटल की कंफर्म बुकिंग लगाइए, डमी कोई भी चीज़ में लगाइए। बहुत से लोगों के जहन में ये बात है कि डमी डॉक्यूमेंट लगा दें, टिकट लगा दें, होटल की बुकिंग लगा दें। ये मैंने बड़े बड़े कंसल्टेंट के मुंह से ये बात सुना है कि देखें भाई, जो वीज़ा ऑफिसर है वो बेवकूफ़ आदमी नहीं है। जिस उसके मुल्क में आप होटल बुक कर रहे हैं, बस कहने मैं पुर्तगाल में बैठूंगा, अगर आप पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और लिस्बन की आपने होटल की बुकिंग डमी लगा दी है, तो वीज़ा ऑफिसर का अपने मुल्क में एक्सेस है। वो ईजिली 1 मिनट में होटल वालों को फ़ोन करेगा चेक करने के लिए कि आया कि इस एप्लीकेंट की होटल की बुकिंग है या नहीं है। और नहीं हुई आपकी, और ये बहुत से लोगों के साथ हो चुका है, नहीं हुई तो आप अपना वीज़ा 100% रिजेक्ट समझें। और बहुत से लोगों की डमी डॉक्यूमेंट लगाने की वजह से भाई साहब 5-5 साल लोगों के कंसल्टेंट और एजेंट है ना, उनकी बैंड बजवा दिए, उनका जो है वो वीज़ा रिजेक्ट करवा दिए, बैंड लगवा दिए 5-5 साल के लिए। तो चीज़ें फ्रेंड्स जो मैंने आज की वीडियो में बताई है, इन इन चीज़ों को आप तैयार कीजिए और कोशिश कीजिए खुद वीज़ा अप्लाई कीजिए। और अगर आप खुद अब से नहीं हो रहा हो तो फिर आप हमसे रब्ता कीजिए, फिर हम आपकी कुछ रहनुमाई भी करेंगे। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और अगर आप गैर ज़रूरी सवाल पूछेंगे आपसे कि हॉलैंड का वीज़ा कितने का है, जर्मनी का कितने का, लिस्बन का कितने का है, तो ये कोई एजेंट जो नहीं है वो आपको लूट लेगा। एजेंट को जब आप इस तरह के लोगों को रब्ता करते हैं ना, तो फिर वो आपको लूटते हैं। हाँ भाई 20,000 यूरो दे दो, आपको जो नहीं है मैं जो है वो कनाडा का वीज़ा लगवा दूंगा, और लूट जाते हैं लोग आखिर में। इस तरीके से कोई किसी का रिश्तेदार या किसी का कोई डैडी जो है वो बैठ के वहाँ पे कॉन्सुलेट या एम्बेसी में वीज़ा लगा के नहीं दे रहा है। वीज़ा ऑफिसर ने प्रोसीड करना है और उसके लिए उसने वीज़ा देना आपके डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे, किसी शख्स या किसी के ताल्लुकात पे नहीं देना। ये आप अपने ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।